बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं। मैं सुन रहा था और एक बात तो उन्होंने ये कही कि जैसे ही जब कोई भूकंप आता है, तो कुछ प्रजाति के जो पशु-पक्षी होते हैं, उनको सबसे पहले उन संकेतों का पता लगता है और वो अपना बचाव करने इधर-उधर भागते हैं। ये एक कहावत है और कहावत ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक सत्य भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है, हम अगर ध्यान रखें तो उत्तर प्रदेश के इस आखिरी चरण के चुनाव में भी लागू होती है और एक तरह से समूचे चुनाव में लागू होती रही है। जो प्रत्याशी जिस तरह से जाते रहे हैं, ऐसा कम होता है कि सत्ताधारी पार्टी से लोग वापस प्रतिद्वंदी पार्टी में जाएँ, कम होता है। लेकिन इस बार हमने सभी चरणों में देखा है कि ऐसे लोग जाते रहे हैं और ऐसे लोग जाके और पार्टी को अपनी आईना दिखाते रहे हैं। तो एक बात तो ये है और दूसरी बात ये है कि जो श्रवण जी ने कहा कि एक बहुत देर में भारतीय जनता पार्टी को मालूम हुआ कि वो एक अदृश्य पिच पर बैटिंग कर रही थी 5 साल से। ऐसी कोई पिच जो थी ही नहीं। अब हालाँकि उनका मानना ये है कि योगी जी संभवतः इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने केंद्र को सूचना नहीं दी, सही सूचना नहीं दी। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर दी भी होती, तो केंद्रीय नेतृत्व दरअसल इस बार उत्तर प्रदेश का जो सियासी चरित्र है, उसको मूड है, उसका आकलन करने में या भांपने में शायद नाकाम रहा। एक परसेप्शन की बात जो अभी हो रही थी, आपने ममता बनर्जी की जो बात कही, ममता बनर्जी ने भी परसेप्शन के जवाब में, उत्तर में परसेप्शन बनाने की कोशिश की है और इस तरह से एक संदेश स्थानीय स्तर पे दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी जा रही है। आमतौर पर हमने देखा है कि परसेप्शन गढ़ने में, रचने में, बनाने में और उसको बेचने में, ये माहिरी भारतीय जनता पार्टी की रही है। तो जब ऐसी पिच पर तो इस मुकाबला था, तो मुझे ऐसा जो लगता है, जो मैंने पहले चरण से लेके और आखिरी चरण तक जो देखा है मैंने, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो चुनावी रणनीति इस आधार पर तय की थी कि उस मुकाबले में उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार को शायद एक ही श्रेणी में रखा था, जहां किसी जमाने में, अब तो नहीं रहा वो, लेकिन किसी जमाने में बाहुबलियों की मदद से चुनाव जीत जाते थे। और इसलिए हमने देखा कि उन्होंने चुनाव से पहले लखीमपुर खीरी वाले मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को छोड़ा, पंजाब में भी उधर उन्होंने एक फरलो पर राम रहीम को किया और करीब-करीब अपनी पार्टी में 40% ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनका आपराधिक चरित्र है या जिनका स्थानीय स्तर पर खौफ है। खौफ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अब जब काम के सहारे आप अगर मत नहीं ले सकते लोगों का, दिल नहीं जीत सकते लोगों का, लोगों के वोट नहीं प्राप्त कर सकते, तो आप फिर डर और भय की राजनीति करते हैं। ये भी एक तरीका रहा है भारतीय राजनीति में वोट लेने का। तो मैं ये पाता हूं कि अब वैसे तो समूचे सारे और दलों ने भी दिया है, लेकिन अगर किसी एक प्रदेश में 37 हत्या के आरोपी चुनाव में के मैदान में हो, 150 से ज्यादा हत्या के प्रयास वाले चुनाव के मैदान में हो, 70 से ज्यादा महिलाओं से दुष्कर्म के मामले प्रत्याशी मैदान में हो, तो ऐसी स्थिति में सियासी पार्टी का ये दावा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है, कम से कम मुझे तो ठीक नहीं लगता। दूसरी चीज, मैं श्रवण जी की इस बात से सहमत हूं कि नकारात्मक लहर है और अगर प्रधानमंत्री, जो आपने बनारस की बात कही है, प्रधानमंत्री जी को अगर 2 दिन वहां डेरा डालना पड़ा है या 3 दिन डेरा डालना पड़ा है, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं जो खुफिया रपटें उनको मिल रही हैं, वो तो मिलती हैं, जाहिर सी बात है, किसी भी प्रधानमंत्री को आती ही हैं। तो वो उनको आवश्यक हो गया कि गुजरात की शैली में उन्होंने, जैसे कि गुजरात से भी रिपट मिली होगी और आखिरी चरण में, आखिरी दिनों में वहां एक तरह से उन्होंने डेरा जमा लिया था। तो प्रधानमंत्री जब किसी प्रदेश में जम जाता है तो वहां की ब्यूरोक्रेसी पर भी काफी फर्क पड़ता है। और ब्यूरोक्रेसी, जैसा कि मैंने अभी भूकंप वाला उदाहरण दिया, कि ब्यूरोक्रेसी तो पहले, सबसे पहले भांप चुकी है। रंग बदलने के बेचारे इंजन को सस्पेंड कर दिया गया जिसने बोर्ड का रंग बदला, लेकिन जैसे ही सरकार बदलेगी 10 के बाद उसको बहाल, उसको बोला गया है
भाई 10 मार्च तक रुक जा तू, अब हमारे सिर पे बात बन रही है और तेरे को 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले बहाल करेंगे। ये उसको बोला गया है, जिसको निलंबित किया गया है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कुछ संकेत ऐसे हैं कि जो प्रधानमंत्री का वहां रुकना, ब्यूरोक्रेसी का इस तरह से व्यवहार करना और फिर आखिरी बात जो मुझे सामंती बू आती है जिस कथन में, अगर ये कहा जाता है कि नमक खाने की याद दिलाई जा रही है, तुमने हमारा नमक खाया है। तो ये जो मुहावरा है ये लोकतांत्रिक नहीं है। जहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है, सार्वजनिक सामूहिक स्तर पर जो शासन प्रणाली होती है, वहाँ किसी एक व्यक्ति का नमक कोई नहीं खाता और माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश के लोग भी नमक नहीं खा रहे हैं, वो अपने पैसे से मंगाया हुआ अनाज खा रहे हैं। जो पैसा वो सरकार को देते हैं, वही पैसा उनको लौट के मिल रहा है, जो अनाज की शक्ल में मिल रहा है। लेकिन वो कड़वी यादें नहीं भूल सकते हैं, जो कोरोना के बाद उन्होंने जिस तरह से मिसमैनेजमेंट देखा है, वो बड़ा मुश्किल है कि तो मतलब 3 कारण ये हैं, क्योंकि कोरोना की बात होगी तो लंबी हो जाएगी। 3 कारण मुझे ऐसे लगते हैं कि प्रधानमंत्री जी के माथे पर चिंता की लकीरें डालते हैं। नमक खाने की जो याद दिलाई है उन्होंने, ये उत्तर प्रदेश का चरित्र मैं समझता हूँ, उत्तर प्रदेश के लोगों की मानसिकता मैं समझता हूँ, ये बहुत उल्टा पड़ा है। नमक अब वो ज़माना नहीं रहा कि नमक खाने को बजाने की बात कोई करे। 2022 के साल में आप 1980 के चुनाव के तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकते। 1980 की शैली में चुनाव नहीं लड़ सकते। बहुत गंगा में पानी बह गया है, चुनाव के तरीके अत्याधुनिक हो गए हैं और ये ठीक नहीं है। और जहाँ तक खास बनारस की बात है, मैं आपको बता दूं कि बनारस में जहाँ की योगी सरकार के 3 मंत्री हैं, इस बार तो विश्वनाथ मंदिर वाली जो सीट है, वहीं पे बड़ा मुश्किल है मामला। भारतीय जनता पार्टी अगर वहां से शिकस्त खा जाए तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। बनारस ही इस बार भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाले नतीजे देने जा रहा है राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बनारस दक्षिणी सीट जो है